Hello, dear students. Good morning. Today, in the same chapter of Nazis and Hitler rise to the power, it's your history chapter, in which we have already covered the birth of Weimar Republic. Nazis meant the rise of Hitler. So, the next chapter, which we are going to cover in the same topic, which is the rise of Hitler and its power. So Hitler rise to power. But before going to deep into it, we would like to I would like to recover the last chapter, some important topics and important points from the last one. As we know that in last session we have covered about how the Treaty of Versailles made, how the Weimar Republic have crashed, how was the overall shape of the Weimar Republic, what are the major reasons like Article 48 which gave the president to the power. There are so many defects in that Weimar Republic as it was too fragile politically. So that was not only the president power but also the suspend civil rights and rule by decree. So within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinet lasting an average 239 days. So and a liberal use of Article 48. So these all were the somewhere reason for that. The Treaty of Versailles made him now coming to the Hitler rise to the power. So under the defects, we can see that there were so many reasons for the Weimar Republic defects. Proportional representation, Article 48 that gave the power to the president, as I have already told about this defect. Now, Hitler rise to the power. This is another important topic. इसमें हम ज़्यादा जानेंगे कि हिटलर कैसे पावर में आया और क्या क्या चीज़ें थी जो हिटलर को जो है लोगों के दिमाग में हिटलर को एज ए लीडर एज ए नेता एक्सेप्ट कराती हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया कंट्री है। हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। ही अर्न मेनी मेडल्स फॉर द ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो जो था 1889 में हिटलर पैदा हुआ था और उसने पूरा जो यंग उसकी जो जवानी थी वो पूरा गरीबी में उसने बिताया था। जब पहला वर्ल्ड वार हुआ तो उसने अपने आप को आर्मी में इनरोल कर लिया था और एक मैसेंजर का काम करता था, वो फ्रंट पे मतलब संदेश ले जाने का काम करता था। और धीरे धीरे उसने आर्मी में रहते हुए बहुत सारे मेडल, ब्रेवरी मेडल, चूँकि फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहा था तो उसने बहुत ब्रेवरी मेडल, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक उसने बहुत ही बहादुरी के कई मेडल प्राप्त किए। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, लेकिन जब जर्मन्स हार गए, जब वो लोग हार गए जर्मन्स, तो उससे वो बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। और उस हारने की वजह से जो वर्साइल की संधि हुई उसने तो उसे और आग बबूला कर दिया था, है ना। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फिगर फोटो ऑफ हिटलर। नाटे कद का एक आदमी जिसकी हल्की सी मूंछ हुआ करती थी नाक के नीचे, थोड़ा सा फनी जैसा होता था। और दिस वाज द लोगो ऑफ नाजीज, दिस वन, जिसे आप हिंदू धर्म में स्वास्तिक कहते हैं, ये उनका लोगो हुआ करता था, है ना, नाजीज का। तो इनको नाजी, चूँकि नाजी कॉन्सेप्ट ये चलते थे इसलिए नाजीवाद या नाजिज्म इसे कहा गया। ये हिटलर है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द रियल पिक। तो फिर क्या हुआ, जब वर्साइल की ट्रीटी और जो जैसे भाई आप किसी कंट्री, हमारे इंडिया में रहते हैं और आप हार जाए और आपको फिर कुछ संधि करनी पड़े कि मान लिया, मतलब कभी ऐसा ना हो कि हम किसी से हारें, लेकिन इनकेस आप हार गए और दुश्मन देश को कहना पड़, मतलब मजबूरन आपको एक लिखना पड़ रहा है, ट्रीटी करनी पड़ रही है, संधि करनी पड़ रही है, ठीक है आप हार गए हो, आप हारने की वजह से मुझे कश्मीर दोगे, तो मान लिया हमको कश्मीर देना पड़े, तो हमारे अंदर कितना ख़राब भावना आएगी। वही चीज़ थी कि अंदर अंदर वो आग बबूला हो गया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से वो आग बबूला हो गया था। हाँ, फिर क्या हुआ कि ही ज्वाइन द जर्मन वर्कर पार्टी। उसके बाद उसके दिमाग में आता है और वो एक पार्टी ज्वाइन करता है जिसका नाम रहता है जर्मन वर्कर पार्टी, एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। और उसको फिर से नाम देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, उसको नया नाम देता है
कि उसका नाम रहता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, है ना। पहले जो जर्मन वर्कर पार्टी रहता है उसका रीनेम होता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। मतलब आज से अभी से आप इसको दिमाग में रखे रहिएगा कि उसकी जो पार्टी रहती है उसका नाम रहता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस लेटर केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और उसी को बाद में नाजी पार्टी नाम से जाना जाता है। नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जब ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक महामंदी आती है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आती है फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से, यूरोप के कई कारखाने टूट जाते हैं, कई लोग जॉबलेस हो जाते हैं, और सिर्फ ना कि सिर्फ यूरोप के बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ के जो लोग वर्ल्ड वार में शामिल थे उनकी वजह से पूरे वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट आता है, उसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। तो नाजिज्म जो था बिकेम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट। तो नाजिज्म मतलब नाजी समर्थक, नाजीवाद। जैसे इज्म का मतलब क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना इज्म, व्हाट इज दिस इज्म? नाउ दिस वन नाजिज्म। नाजिज्म इज समथिंग, देयर इज सम थॉट, देयर इज सम थिंकिंग ऑफ समवन और कॉन्सेप्ट ऑफ समवन। तो जब किसी के कॉन्सेप्ट को, जैसे टेररिज्म इज ए कॉन्सेप्ट, टेरर का कॉन्सेप्ट, टेररिज्म आतंकवाद विचारधारा जिसे हम कहते हैं, है ना। आप नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद जिसको कहेंगे, राष्ट्रीय भावना की विचारधारा हमारे अंदर है। तो वैसे ही हिंदुइज्म, है ना, हिंदूवाद, मुस्लिमिज्म। तो जो भी इज्म का मतलब हो जाता है वाद। तो नाजिज्म बिकॉज द मास मूवमेंट, है ना। नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे नाजिज्म जो था वो क्या हो गया, एक बहुत सारे लोगों का एक साथ मूवमेंट बना। फिर क्या होता है, हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर। हिटलर जो था वो एक पावरफुल और हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर। हिटलर के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जब वो बोलता था तो वो कई लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, उसकी बोलने में बड़ा सम्मोहन हुआ करता था। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर। ही प्रॉमिस दैट द पीपुल अ स्ट्रांग नेशन वेयर ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट। उसने एक ऐसे नेशन की कल्पना की, उसने वादा किया कि जहां मैं सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, और उस समय रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। हिज पॉलिटिक्स इंक्लूडेड द सिग्निफिकेंट रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन। उसका जो पॉलिटिक्स था, उसने जिस तरीके से पॉलिटिक्स किया, उस पॉलिटिक्स में उसने एक चीज़ को बड़ा अच्छे से शामिल किया। सिग्निफिकेंट रिचुअल्स मतलब जो भी जरूरी जो रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों को तो उसने शामिल ही किया, उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण सार्थक जो रीति रिवाज थे, और एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन, और उसको तमाशा के जरिए, है ना, मोबिलाइजेशन के लिए हर तरीके से उसने उपयोग किया अपने रीति रिवाजों को, जिससे कि लोग उसको समझें, है ना। अब आप देखिए ध्यान से, दीज आर सब फोटोज ऑफ हिटलर। यहाँ देखिए ये कोई स्पीच दे रहा है, यहाँ पे हिटलर का कोई कारवा जा रहा है, यहाँ परेड हो रही है, ये असेंबली लगी हुई है, एंड दिस वाज द लोगो एज आई टोल्ड यू। नाउ फिर क्या होता है, हिटलर अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टिकल, और उसने उसकी महत्ता को समझा कि किस तरह से रिचुअल और स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन किस तरीके से हेल्प कर सकता है ना। उसने इसकी महत्ता को समझा। ही यूज द स्वास्तिका सिंबल, उसने स्वास्तिका के सिंबल को इस्तेमाल किया। रेड बैनर्स, लाल बैनर को इस्तेमाल किया। तो उसने क्या किया, स्वास्तिका सिंबल को इस्तेमाल किया, पहली चीज़। रेड बैनर को इस्तेमाल किया, जैसा कि रेड क्या होता है, रेड एक तरीके से अपना विरोध दर्ज करने का तरीका होता है। पैम्पलेट्स एंड रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ग्रेट इफेक्ट ड्यूरिंग हिज मैसिव रैलीज, बहुत सारे तालियों का एक राउंड
चलाना अपने भाषण के दौरान, ये सब तरीके से उसने रैलीज़ को क्या किया, मोबिलाइज़ किया, लोगों को मोबिलाइज़ किया। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज मसीहा अ सेवियर। नाजी जो प्रोपेगेंडा था उसने एक तरीके से हिटलर को क्या किया, हिटलर को उसने एक तरीके से ऐसा प्रोजेक्ट किया कि जैसे वो कोई मसीहा हो। जो नाजी को जो है मतलब इसको इस तरीके से ये प्रदर्शित किया गया कि जैसे वो कोई मसीहा हो, कोई सेवियर आ गया हो जो इन लोगों को बचा लेगा, है ना। तो लोगों को ये चीज़ लगने लगी कि हिटलर जो है जिस तरीके से अपनी बातों को, अपनी रैली को रख रहा था, उससे लोगों को लगने लगा कि हमारा असली जो लीडर है वो आ गया है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात आती है कि किस तरह से डेमोक्रेसी धीरे धीरे ख़त्म हुई। ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर वॉज ऑफर्ड द चांसलरशिप बाय प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। जो उस समय जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसको चांसलरशिप की, आप जर्मनी के चांसलर बन जाइए। उन्होंने इनकी बढ़ती प्रभुत्ता को देखते हुए 1933 में हिटलर को इसके लिए ऑफ़र किया कि आप यहाँ पे ये बन जाइए, क्या कहते हैं, चांसलर बन जाइए। तो जो हिंडनबर्ग थे, हिंडनबर्ग आप देख सकते हैं, ये है, ये इनका फ़ोटो है। तो इन लोगों ने क्या किया, हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑन 30 जनवरी 1933। तो हिटलर जो है हाईएस्ट पोजीशन अचीव करता है किसी भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में 1933 में 30 जनवरी को। हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब हिटलर जो है चाहता क्या है कि किसी तरीके से, चूँकि हिटलर अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहता था, है ना, तो वो क्या करता है कि वो विघटित करना चाहता है स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। जो डेमोक्रेटिक रूल वहाँ पे चल रहा होता, प्रजातांत्रिक तरीका, वो उसको तोड़ देना चाहता है। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933, ये जो होता है 28 फरवरी 1933 को जो हुक्मनामा जारी किया जाता है, सस्पेंडेड सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। तो एक आग की तरीके से एक हुक्मनामा जारी किया जाता है 20 फरवरी को, याद रखना है। मतलब ये 30 जनवरी को ये हाईएस्ट पोजीशन अचीव करता है। उसके बाद इसके मन में आता है कि डेमोक्रेटिक रूल ख़त्म करो, एक आदमी का शासन होना चाहिए। ये सब होने के बाद 20 फरवरी आते आते, यानी फरवरी का लास्ट डे ही रहा होगा, तो उसने सारे एक डिक्री मतलब होता है हुक्मनामा, यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हुक्मनामा। आते आते इसने सारे सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेटिक राइट जितने होते हैं, प्रेस, असेंबली, ये सब ख़त्म कर देता है अपने तरफ से। अच्छा, ये होने के बाद एक और चीज़ होती है, उसमें जो डेमोक्रेटिक, तो जो ये डिक्री हुक्मनामा जारी होता है, उससे इनके सारे सिविल राइट्स उस कंट्री में सभी जो आम जनता के, वो क्या किए जाते हैं, वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। नाउ उसके बाद क्या होता है कि जब सिविल राइट ख़त्म होगा तो आप जानते ही हैं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लोगों के अधिकार छिन जाएंगे। तो जब लोगों के अधिकार छिन जाएंगे तब क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर एक व्यक्ति का शासन शुरू हो जाएगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड, स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वर क्रिएटेड टू कंट्रोल। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया जाता कि भाई अब कोई ये नहीं है कि विपक्ष है, पक्ष है, 10 पार्टी, नो, सारी पार्टियों को बैन, क्योंकि तब फिर वो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए उसने एक पार्टी को बोला कि और कोई पार्टी नहीं रहे, सिर्फ नाजी पार्टी रहेगी और कोई नहीं रहेगा। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स का निर्माण किया जाता है। सर्विलेंस जो मॉनिटर करेंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग उसके विरुद्ध में हैं। कंट्रोल द पीपुल एंड रूल विथ इम्प्यूनिटी, मतलब कहीं ना कहीं वो स्पेशल सर्विलेंस टीम गठित किया गया, स्पेशल टीम बनाई गई आर्मी की, कि जो देखेगी किसको, जनता को, और जो अलग अलग पार्टी थी उनको, इन लोगों को इसलिए देखेगी जिससे कि वो कहीं ना कहीं
कंट्रोल कर सके लोगों को एंड रूल विथ इम्प्यूनिटी, और उस पर नियम लगा सके दंड मुक्ति करा के। रूल इम्प्यूनिटी मतलब तरीके माफ़ी मांगना, माफ़ी करके उनको माफ़ करके। द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड ऑन 3 मार्च 1933, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हुआ इनेबलिंग एक्ट। ये पास किया गया है किस तारीख में? ऑन द 3 मार्च ऑफ 1933 को फेमस इनेबलिंग एक्ट जो था, समर्थकारी ये एक्ट पास हुआ था। दिस एक्ट गिव ऑल पावर टू हिटलर। इससे हिटलर को सारा समर्थन दे दिया जाता है। इसको याद रखना है, 3 मार्च 1933, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे जैसे ईयर जा रहे हैं वैसे जैसे मंथ के हिसाब से 30th ऑफ वो जो है 30th ऑफ जनवरी को उसको हेड ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती है। 20th फरवरी को क्या होता है? डिक्री जारी होती है, किस चीज़ की? सिविल राइट्स ख़त्म करने की। और इधर मार्च आते आते एक्ट पास हो जाता है 3 मार्च को, इनेबलिंग एक्ट, कि सारा समर्थन हिटलर को दे दिया जाए। कानूनी रूप से हिटलर जो है हर चीज़ का मालिक बन बैठा। दिस गेव ऑल पावर टू द हिटलर एंड इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और इसी इनेबलिंग एक्ट की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी इनेबलिंग एक्ट की वजह से हिटलर को जर्मनी के ऊपर सारा पावर प्राप्त हो जाता है। पुलिस फोर्सेस इसमें आप देख सकते हैं, स्टॉर्म ट्रूपर्स पुलिस रहते हैं, गेस्ट ट्रूपर सेक्रेट पुलिस वहाँ पे रहती है। एक नॉर्मल पुलिस हो गई जो जनता में कानून व्यवस्था बनाएगी, एक हो गई सीक्रेट पुलिस जो कहीं ना कहीं अंदरूनी चीज़ों की मतलब मॉनिटरिंग करेगी, है ना, गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करेगी, और एसएस पुलिस जो दूसरे देशों से लड़ाई लड़ेगी, एक तरीके से आर्मी की बात यहाँ पे। द रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स वर द एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स। वो एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स थे कौन? ये ग्रीन वाले, ये जो थे आपके ये थे एग्जिस्टिंग ट्रूप, मतलब होता है दल पुलिस का, या किसी सेना में ये सैनिकों के दल को ट्रूपर्स बोलते हैं। तो जो ये थे स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, ये थे एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स, उस समय की एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स थी। एडिशनल पुलिस फोर्स वर ऑल्सो रेज्ड द गेस्टापो, उसको सेक्रेट स्टेट पुलिस बोलते थे, जैसे सीबीआईडी है, सीबीआई है, एफबीआई है, ये सेक्रेट पुलिस। द एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज, एसडी, इसको बोला था एसएस पुलिस, है ना, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये किए था। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन होता है। रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिस्ट हेजालमार सैशेज वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। वहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते हैं हेजलमर सैशट, उनको इकोनॉमिक रिकवरी की बात की जाती है कि भाई ऐसा है जो भी यहाँ पे आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है उसका आप जर्मनी में किसी तरीके से फिर से आप लाइए, क्या तरीके रह सकते हैं, क्या उसमें नियम बनेंगे, वो आप बताइए, उसको फॉलो किया जाएगा। ही इनिशिएटेड अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम टू इंश्योर फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने शुरुआत करता है स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, जैसे कि राज्य के द्वारा पैसा दे करके वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, जिससे कि लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, एक तरीके से जैसे यहाँ नरेगा टाइप की बात की गई। ये हैं वो हेजलमर सैशट, इनको एक जिम्मेदारी दी जाती है। द फेमस ऑटोमैन एंड वोल्क्सवैगन वर द रिजल्ट ऑफ दिस पीरियड। तो जो ऑटोमैन हुए और वोल्क्सवैगन, आप वोल्क्सवैगन की गाड़ियाँ जानते ही होंगे, है ना, ये जो प्रसिद्ध हुए, ये इसी नीति की देन थी कि कहीं ना कहीं मतलब इसी नीति की वजह से ये निकल के सामने आए। ये ना ऑटोमैन के कई ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तो और इसमें मतलब ऑटोमैन ट्रकिंग होती है ना, इसमें ट्रक्स होते हैं, बहुत सारी हैं। ऑटोमैन जो कंपनी है ये इसी की देन है कि कहीं ना कहीं वोल्क्सवैगन है, वोल्क्सवैगन भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को बनाता है ना। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो है जो इकोनॉमिक रिकवरी की जब बात आई, तब जा कर के ये बनाया गया कि हाईवे सिस्टम को कैसे एक्सेस किया जाए। तो उसके लिए हाईवे सिस्टम को ट्रैक करने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम आया। वो कहीं ना कहीं इसी जर्मन कंपनी ऑटोमैन आर वाइडली नोन फॉर हैविंग फेडरली मैंडेट स्पीड लिमिट फॉर सम क्लासेस ऑफ व्हीकल्स, है ना।
तो ये कंपनी ने मतलब वो किया। फिर उसके बाद वोल्क्सवैगन, वोल्क्सवैगन भी एक बहुत अच्छी नामी गिरामी कंपनी है, आप जानते ही हैं इसकी गाड़ियाँ। तो ये इस पीरियड का रिजल्ट है, ये देख सकते हैं। व्हील कंपनी है, ऑटो वैन, है ना। और ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। उन्होंने सोचा कि इससे लोगों को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। जो यूनाइटेड नेशन का पुराना नाम था लीग ऑफ नेशन, उसने अपना नाम वहाँ से हटा लिया 1933 में, पुल्ड आउट। रीऑक्युपाइड द रीनलैंड इन 1936, और रीनलैंड पे फिर से कब्जा जमा लिया। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ये वन पीपल यानी एक लोग, एक राज्य और एक नेता। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन, उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर लिया और ये स्लोगन देते हुए कि भाई 2-3 राष्ट्र नहीं हो सकते, एक राष्ट्र, एक नेता, एक एम्पायर रहेगा। ही देन टुक सडेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लाविया, और उसके बाद चेकोस्लाविया का सडेनलैंड वाला भी पार्ट उसने ले लिया। ठीक है। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। हिटलर के पास जो है हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। कहीं ना कहीं हिटलर के पास जो है बिना कहा हुआ सपोर्ट इंग्लैंड भी पीछे से कर रहा था। ही चोज वार एज अ वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। उसने ही चोज वार, उसने वार को ज़्यादा मतलब वो दिया एज अ वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। ही चोज वार, वार को उसने ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया और इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का। रिसोर्स वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड, क्योंकि रिसोर्स जो संसाधन इकट्ठा किए जाते थे वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, जो टेरिटरी थी उसको बढ़ा करके ही किए जा सकते थे। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जर्मनी ने घुसपैठ कर दिया पोलैंड के अंदर भी 1940 अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत। दिस स्टार्टेड अ वार विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, और उससे क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई होने लगी। यूएसए रजिस्टर्ड इन्वॉल्वमेंट इन द वार, है ना। यूएसए ने इस चीज़ को वार में जो लोग आए दोनों देश, उसको यूएसए ने कहीं ना कहीं रजिस्ट किया, उसने विरोध दर्ज किया। बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट सपोर्ट टू हिटलर, बट लेकिन जापान ने जब हिटलर को सपोर्ट शुरू किया एंड बम्बार्डेड पर्ल हार्बर, द यूएसए एंटर्ड इन द वार। और जब उसने पर्ल हार्बर पे आक्रमण कर दिया तब यूएसए भी वार में हिस्सा बन जाता है। द वार एंडेड इन 1945, और ये वार 1945 को ख़त्म होता है विद हिटलर्स डिफीट, उसमें हिटलर हारता है। एंड द यूएस बॉम्बिंग इन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जापान के 2 शहर थे, इनके ऊपर यूएस ने इसमें एटम बम गिरा करके 1945 में इस युद्ध को ख़त्म करता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा साम्राज्य है जर्मनी का, फ्रांस और आगे। उसके बाद जो है द नाजी वर्ल्ड व्यू, जो अगर हम देखें तो इसमें जो 3rd चैप्टर आता है नाजी वर्ल्ड व्यू का, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। अभी जितना हमने पढ़ा है इसको इम्पॉर्टेंट, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसका एक बार नोट्स बनाएंगे, कहीं ना कहीं जो हाईलाइट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है नाजी वर्ल्ड व्यू उस पर हम कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।